हेलो एवरीवन, देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर। तो एम्पलीफायर होता क्या है ये आपको पता होना चाहिए। इट इज़ अ डिवाइस यूज्ड टू इंक्रीज द एम्पलीट्यूड ऑफ इनपुट सिग्नल। देखो एम्पलीफायर नाम से ही पता चल रहा है एम्पलीफाई करेगा। तो जो इनपुट सिग्नल होगा उसको ये क्या करेगा, एम्पलीफाई कर देगा, मतलब उसके एम्पलीट्यूड को इंक्रीज कर देगा। क्लियर। जैसे ये डायग्राम देखो, यहाँ पर ये एम्पलीफायर बनाया हुआ है इसमें हमने, और ये रहा इसमें इनपुट और ये रही इसमें आउटपुट। तो इनपुट सिग्नल दिया आपने ये, ठीक है, और ये देखो आपको आउटपुट मिल गया एम्पलीफाई होकर। ठीक है, ये कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में है। अगर एम्पलीफायर में आपने जो ट्रांजिस्टर लगाए हैं वो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन के हैं तब ये वाली आउटपुट आएगी, और अगर कॉमन एमीटर की कॉन्फ़िगरेशन की हुई है एम्पलीफायर के अंदर तो यहाँ पर ये आपके पास आउटपुट इस तरीके से आएगी। देखो डिफरेंस क्या है, दोनों में ही एम्पलीफाई होकर मिल रही है, लेकिन यहाँ पर ये सेम फेज में मिल रही है और यहाँ पर ये आउट ऑफ फेज मिल रही है। मतलब ये कितना फेज शिफ्ट है, यहाँ पर 180 डिग्री का फेज शिफ्ट हुआ है, समझ रहे हो। ठीक है, और मोस्टली हम ये कॉमन एमीटर वाली कॉन्फ़िगरेशन ही यूज़ करते हैं एम्पलीफायर में। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था कॉमन एमीटर में क्या होता है, हमारे पास गेन जो होता है वो ग्रेटर देन यूनिटी होता है, तो ये ज़्यादा अच्छा रहता है यूज़ करना। ठीक है, और उसके बाद जैसे हमने यहाँ पर बनाया ये कॉमन एमीटर एनपीएन ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर। कॉमन एमीटर हमें पता चल गया कि गेन ज़्यादा होता है, ग्रेटर देन 1 होता है, इस वजह से यूज़ कर रहे हैं। लेकिन एनपीएन ट्रांजिस्टर मोस्टली क्यों यूज़ करते हैं हम? क्योंकि एनपीएन के अंदर जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए एनपीएन ट्रांजिस्टर ज़्यादातर यूज़ होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये एम्पलीफायर को ही अगर हम समझें थोड़ा सा, देखो आप किस तरीके से इसमें समझ सकते हो इनपुट सिग्नल और आउटपुट सिग्नल क्या होते हैं इसमें। देखो जैसे आपको पता है, आप जैसे माइक में बोलते हो, ठीक है ना, तो जो आपकी जो आवाज़ वो बहुत ज़्यादा तेज होती है फिर, ठीक है, लेकिन क्या वो माइक से आ रही है या डायरेक्ट माइक को आपने स्पीकर में लगाया हुआ है तब जाके आपकी आवाज़ आ रही है वो ज़्यादा? नहीं। देखो यहाँ पर क्या होता है, जैसे मान लो ये मैंने कहा कि ये आपके पास ये आपने माइक लगा दिया ये, ठीक है, ये माइक में आप बोलते हो, क्लियर, तो ये है आपका साउंड सिग्नल, क्योंकि आप बोल रहे हो आवाज़ आ रही है तो यानी कि साउंड सिग्नल। तो माइक क्या करता है, उस साउंड सिग्नल को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, तो ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल आ गया। अब ये जो इनपुट सिग्नल बना है हमारा, जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट किया माइक ने, ये हम देते हैं एक एम्पलीफायर में, और फिर उस एम्पलीफायर से आउटपुट में हम लगाते हैं एक स्पीकर। तो एम्पलीफायर ने क्या किया, इस इनपुट सिग्नल को जो कि माइक से इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो गया था, इसको इसने एम्पलीफायर ने क्या किया, एम्पलीफाई कर दिया। ठीक है, एम्पलीट्यूड बढ़ा दिया, और फिर वो एम्पलीट्यूड भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल ही है। ठीक है, अब उसको हमने दे दिया किसमें, स्पीकर में। तो स्पीकर काम क्या कर रहा है, उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को साउंड सिग्नल में कन्वर्ट कर रहा है, लेकिन वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल ही एम्पलीफाई होकर आया है, तो इसलिए स्पीकर में आवाज़ भी वो ज़्यादा ही आएगी। क्या इतनी बात समझ में आई है कैसे सिस्टम चलता है माइक का? माइक डायरेक्ट स्पीकर से नहीं अटैच होता। आप देखना अगर कहीं पर आपने अरेंजमेंट देखा हो तो एक बॉक्स सा होता है, उसमें माइक अटैच होता है और उसके साथ फिर स्पीकर अटैच होते हैं, ऐसे डायरेक्ट नहीं होता माइक और स्पीकर। ठीक है, अगर कुछ स्पीकर आपने देखे होंगे कि डायरेक्ट माइक चल रहा है उनके अंदर, तो उनके अंदर इनबिल्ट है एम्पलीफायर, समझ रहे हो। लेकिन आप किसी फंक्शन वगैरह में अगर देखोगे तो वहाँ पर बड़े स्पीकर्स होते हैं और ये एम्पलीफायर भी बड़ा अलग से बॉक्स आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो ये कहानी समझ में आई माइक वाली। माइक डायरेक्ट स्पीकर से अटैच नहीं होता, बीच में एम्पलीफायर लगता है। माइक का काम सिर्फ क्या है, साउंड सिग्नल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करना। अब ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल एम्पलीफायर में जाएगा और यहाँ से जो आउटपुट आएगी वो हम किस में देंगे, स्पीकर में देंगे। एम्पलीफायर ने एम्पलीफाई कर दिया, लेकिन वो अभी भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल है, उसको फिर स्पीकर क्या करता है, साउंड सिग्नल में कन्वर्ट करता है। ठीक है ना, समझ रहे हो ये बात। और देखो जैसे ये कॉमन एमीटर हमने बोला कि ये आउट ऑफ फेज है, तो देखो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आउट ऑफ फेज है, मेन है यहाँ पर गेन ज़्यादा है। ठीक है ना, गेन ज़्यादा है, इस वजह से हम कॉमन एमीटर वाला ज़्यादा यूज़ करते हैं। और जैसे माइक में आपने हेलो बोला है तो कॉमन एमीटर वाला है तो वो यहाँ से हेलो ही आवाज़ आएगी, ठीक है, लेकिन तेज होकर आएगी। तो आपको इतनी बात समझनी है, एम्पलीफायर क्या करता है, इनपुट सिग्नल एम्पलीफाई कर देता है। ठीक है, अब कहानी समझ लेते हैं कॉमन एमीटर एनपीएन ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर की। देखो जरा इसमें अगर आपको ये डायग्राम दिख रहा है, ये बिल्कुल एनपीएन ट्रांजिस्टर का वही बनाया जैसा हमने पहले किया है कॉमन एमीटर एनपीएन ट्रांजिस्टर। तो इसमें डिफरेंस क्या है, देखो जरा, यहाँ पर हमने क्या किया, कैपेसिटर लगा दिए, यहाँ इनपुट साइड भी और इधर आउटपुट साइड भी हमने कैपेसिटर लगा दिया। ये देखो एनपीएन ट्रांजिस्टर, ये आपके पास कलेक्टर हो गया, ये बेस और ये एमीटर। ठीक है, अब देखो जरा इसमें ये हमारे पास जो बैटरी या सेल होता है इसको हम क्या बोलते हैं, वीबीबी बोलते हैं। ठीक है, अब देखो ये आपको पता ही है, यहाँ पर ये जो बेस एमीटर जंक्शन होता है ये फॉरवर्ड बाइसिंग में जाता है, और ये जो कलेक्टर एमीटर जंक्शन होता है ये रिवर्स बाइसिंग में जाता है। ठीक है, ये सब आपको पता है। यहाँ से हमें ये बेस करंट मिलता है, यहाँ से ये एमीटर करंट और ये कलेक्टर करंट। क्लियर। अब इन कैपेसिटर्स को क्यों लगाया, देखो इनपुट ही आ रहा है हमारे पास, ये एसी सिग्नल है, ये कैपेसिटर क्या करता है, एसी को तो पास कर देता है, लेकिन ये देखो ये बैटरी या जो ये सेल लगे होते हैं ये डीसी होते हैं ना, डायरेक्ट करंट वाले होते हैं, ये आपको पता है। ठीक है, अब देखो यहाँ से जब ये करंट जाएगा इस साइड जाएगा, ना कि इधर जाएगा, क्योंकि ये कैपेसिटर क्या करेगा, डीसी को
ब्लॉक कर देगा। ये आपको पता है कैपेसिटर डीसी को ब्लॉक करते हैं, सिर्फ एसी को पास करते हैं। तो इधर से एसी आ रही है, इसको पास करेगा, और यहाँ से ये डीसी आ रही है, तो यहाँ अगर ये इधर जाएगा तो ये इधर क्या करेगा, इसको ब्लॉक करेगा। तो ये मेन मतलब क्या है, यहाँ पर ये बेस साइड ही जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आई है? और यहाँ आउटपुट में ये कैपेसिटर क्या कर रहा है, देखो यहाँ से जो डीसी जाएगी वो इधर नहीं जाएगी, मतलब क्या ये इसको ब्लॉक करेगा। तो सिर्फ यहाँ से जो पास आउट होगी वो कौन सी होगी, एसी पास आउट, क्योंकि यहाँ सिग्नल में वेरिएशंस हैं, तो यहाँ पर भी सिग्नल में वेरिएशन एम्पलीफाई होकर ही मिलेगी, और वो जो है हमारे पास वो क्या है, एसी है। तो इसलिए कैपेसिटर का ध्यान रखना है, कैपेसिटर डीसी को ब्लॉक करता है और एसी को पास करता है। तो यहाँ से भी एसी को पास करेगा, यहाँ से भी ये एसी को पास करेगा, और डीसी को यहाँ से ब्लॉक करेगा, और डीसी को यहाँ से ये ब्लॉक करेगा। क्या इतनी बात समझ में आई है? वर्किंग समझते हैं इसकी, देखो किस तरीके से ये काम करता है। देखो आपको जो पता है ट्रांजिस्टर की वर्किंग में कि ये IE जो होता है इज इक्वल टू IB प्लस में IC होता है। अगर आप यहाँ से देखो ये करंट IB ऐसे जा रहा है, तो यहाँ पर ये IB ऐसे बनेगा, और ये IC ये ऐसे जा रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ से ये IC ऐसे बनेगा। तो IE इज इक्वल टू में IB प्लस में IC होता है, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर लिखा भी हुआ है, फर्स्ट इक्वेशन जो बनाई हुई है, देख रहे हो ये, ठीक है। IE इज इक्वल टू में IB प्लस IC होगा, ठीक। और तो आउटपुट होगी हमारे पास, यहाँ से अगर हम देखें आउटपुट वोल्टेज वो कैसे मिलेगी हमें, देखो आउटपुट वोल्टेज कैसे होगी, ये VCC माइनस में जो यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप होगा, यहाँ वोल्टेज ड्रॉप कौन सा होगा, V इक्वल टू IR होता है। तो यहाँ वोल्टेज कितनी जाएगी, ICRC, क्योंकि कलेक्टर करंट जा रहा है तो ICRC, तो VCC माइनस में ICRC। क्या इतनी बात समझ में आई है? ये देखो यहाँ पर, ये मैंने यहाँ पर लिखी हुई है ये इक्वेशन नंबर जो सेकंड है हमारी, ये वाली बनेगी, ठीक है। इसको हम सेकंड इक्वेशन बोल देते हैं। आउटपुट वोल्टेज कितनी हो जाएगी आपके पास, ये V0 इज इक्वल टू में VCC माइनस में ICRC। क्या आ रहा है समझ में, कैसे लिखा है ये, ठीक है। तो ये आपको पता भी होना चाहिए कि VCC में से ICRC होगी माइनस, तभी हमारे पास आउटपुट वोल्टेज आएगी। क्लियर है? अभी आउटपुट वोल्टेज जैसे आप समझ सकते हो, जैसे ट्रांजिस्टर स्विच में हमने कहा था कि यहाँ पर ये VCE मिलती थी ना, ठीक है, जो कि हम यहाँ पर कह रहे हैं VCE मिल रही है, तो वही आउटपुट वोल्टेज है ना। तो VCE है क्या, इस VCC में से यहाँ पर जितना वोल्टेज ड्रॉप होगा वो माइनस होगा। अगर आपको याद है ट्रांजिस्टर स्विच में किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ से हमने वो चीज़ की थी, ठीक है। नहीं वो चीज़ पता चलती है तो यहाँ पर आप डायरेक्ट समझ सकते हो कि आउटपुट वोल्टेज क्या होगी, जितनी यहाँ ये VCC है इसमें से ये वोल्टेज ड्रॉप माइनस होगा ICRC वाला। क्लियर है? अब देखो ये जो है आउट ऑफ फेज कैसे आता है, इस चीज़ को समझो, ये मेन है। देखो जब आपने पॉजिटिव हाफ साइकिल दी तब होगा क्या, जब पॉजिटिव हाफ साइकिल दोगे तो देखो यहाँ पर ये फॉरवर्ड बायस है, ये हमारा बेस और एमीटर जंक्शन, तो ये इसको फेवर करेगा। फेवर क्यों करेगा, देखो प्लस जा रहा है, यहाँ भी प्लस ही है पहले, ठीक है। तो प्लस प्लस को क्या करेगा, फेवर करेगा। तो यहाँ पर होगा क्या, उसकी वजह से ये एमीटर करंट इंक्रीज करेगा, और अगर एमीटर करंट इंक्रीज कर रहा है तो यहाँ पर देखो जरा, तो कलेक्टर करंट भी इंक्रीज करेगा, क्योंकि एमीटर से ही बेस करंट और कलेक्टर करंट आ रहे हैं। तो अगर एमीटर बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है IC भी बढ़ेगा, समझ लो। और अब अगर IC बढ़ रहा है तो इक्वेशन सेकंड में देखो जरा, यहाँ पर अगर IC बढ़ेगा तो ये वाली वैल्यू पूरी बढ़ेगी, इंक्रीज होगी, ये नेगेटिव वाली वैल्यू, क्योंकि ये नेगेटिव है ना साइन, तो ये नेगेटिव वाली वैल्यू बढ़ेगी। और अगर नेगेटिव वाली वैल्यू ज़्यादा होगी तो इस VCC में से जब माइनस करेंगे तो आंसर भी माइनस में आएगा। जैसे मान लो अगर VCC में 50 का हूँ और ये मैं कह रहा हूँ IC ज़्यादा होने से ये वाली वैल्यू बढ़ गई, तो ये मान लो 70 हो गई, तो माइनस में ये ज़्यादा हो गई ना वैल्यू, तो माइनस प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, एंड द साइन विच इज़ ग्रेटर, तो माइनस का 20 आएगा ना। समझ पा रहे हो ये बात? तो आउटपुट में हमारे पास क्या होगा, नेगेटिव में आएगी। क्या इतनी बात समझ में आई है? ठीक है। यहाँ पर ये देख लो, ये मैंने प्लस लगा दिया, ये माइनस है, यहाँ पर ये वाला प्लस है, ठीक है बात। तो यहाँ जब हमने पॉजिटिव साइकिल दी इनपुट में तो आउटपुट में हमें कैसी मिली है, नेगेटिव मिली है। उसका रीज़न भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब देखो जब नेगेटिव हाफ साइकिल यहाँ पर अप्लाई होगी इनपुट में तब क्या होगा, तो ये नेगेटिव इस प्लस के साथ देखो ये क्या करेगा, इसको अपोज करेगा। मतलब क्या है, इस फॉरवर्ड बाइसिंग को अपोज करेगा। अगर ये इसे अपोज करेगा तो ये एमीटर करंट कम होगा, और अगर एमीटर करंट कम होगा तो इक्वेशन फर्स्ट से ये कलेक्टर करंट भी हमारा क्या हो जाएगा, कम होगा। अब अगर ये कम होगा तो ये देखो जरा, ये ICRC में IC अगर कम है तो ये नेगेटिव वाली वैल्यू क्या होगी, कम होगी। सपोज जैसे VCC हमारे पास 50 है तो ये IC कम है, तो ICRC मान लो ये हमारे पास 30 है, कम होगी ना वैल्यू, ठीक है। IC के कम होने से प्रोडक्ट भी क्या होगा, इनका कम हो जाएगा, ऐसे आपको समझना है। तो जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव में 20 आएगा ना, समझ रहे हो। तो आउटपुट हमारे पास फिर पॉजिटिव आएगी, मतलब नेगेटिव इनपुट के लिए हमारे पास जो आउटपुट आएगी वो पॉजिटिव आएगी, और इसीलिए हमने ये बोला कि ये क्या है, 180 डिग्री आउट ऑफ फेज है। क्या इतनी बात समझ में आई है? बिल्कुल सिंपल सी कहानी है। तो ये आपको समझ में आ जानी चाहिए कहानी। ट्रांजिस्टर की वर्किंग आपको एज इट इज़ पता ही है पहले से ही, ठीक है। तो ट्रांजिस्टर काम क्या करता है, एम्पलीफिकेशन का काम करता है। जैसे एज ए स्विच का काम करता है ऐसे ही ये एम्पलीफिकेशन का भी काम करता है, ठीक है। और इसमें हमने ये भी बता दिया कि आउट ऑफ फेज क्यों आता है। इनपुट अगर हम दे रहे हैं तो आउटपुट आउट ऑफ फेज यानी कि 180 डिग्री आउट ऑफ फेज क्यों है। क्लियर है, ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो देखो इसको पढ़ लेते हैं, यहाँ से देखो जरा क्या लिखा हुआ है। द सर्किट डायग्राम ऑफ कॉमन एमीटर NPN ट्रांजिस्टर इज एज शोन इन फिगर, ये शो किया हुआ है। हेयर एमीटर बेस जंक्शन इज मेड फॉरवर्ड बायस, ये देखो एमीटर बेस जंक्शन जो है इसको हमने क्या किया है, फॉरवर्ड बायस विद बैटरी VBB, एंड कलेक्टर एमीटर जंक्शन इज मेड रिवर्स बायस, और कलेक्टर एमीटर जंक्शन को हमने क्या किया है, रिवर्स बायस किया हुआ है। ये आपको पहले से ही पता है।
अब देखो जब हमने व्हेन नो एसी इनपुट इज अप्लाइड, मतलब क्या, जब आपने ये इनपुट नहीं दी तो नॉर्मली ये ट्रांजिस्टर की तरह काम करेगा, जैसे हमने पढ़ी है इसकी वर्किंग, ठीक है। तो इनपुट हमने यहाँ से नहीं दी है, ठीक है, तब क्या होगा, ये वाली इनपुट बनी रहेगी जो यहाँ पर ये सेल लगा हुआ है, ठीक है। तो नो एसी इनपुट इज अप्लाइड, एसी इनपुट क्योंकि ये वाली है, ये वाली कौन सी हमारी डीसी है, ठीक है। एसी इनपुट को जब हमने अप्लाई नहीं किया, देन द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द एमीटर आर रिपेल्ड बाय द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी वीबीबी, तब ये वीबीबी तो एक्ट करेगी, तो ये नेगेटिव टर्मिनल क्या करेगा, यहाँ से एमीटर के इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा, और जिसकी वजह से क्या होगा, एमीटर करंट आएगा। तो यही लिख रखा है कि रिपेल्ड बाय द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी वीबीबी ड्यू टू विच एमीटर करंट इंक्रीजेज एंड हैंस कलेक्टर करंट ऑल्सो इंक्रीजेज फ्रॉम द ट्रांजिस्टर एक्शन वी हैव। तो ट्रांजिस्टर एक्शन आपको सारा पता ही है, तो आई ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई बी प्लस में आई सी, जो कि हमने फर्स्ट इक्वेशन बताई है, ठीक है। और जो आउटपुट होगी वो कैसे आएगी हमारे पास, आउटपुट मैंने आपको बताई है वी नोट, यहाँ पर आउटपुट जो होगी वी नोट, जिसको हम वी सी ई भी बोलते हैं, ठीक है ना। ये मैंने आपको ट्रांजिस्टर स्विच में भी बताया था कि जो आउटपुट है वहाँ पर क्या होती है, वो वी सी ई होती है, ठीक है। तो वी आउट क्या होगी हमारे पास यहाँ से, वी सी सी माइनस आई सी आर सी। अब कहीं कन्फ्यूज हो रहे हैं कि आपने वी सी ई यहाँ पर बनाई थी वहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर कैसे आ रही है, तो यहाँ भी ले रहे हैं हम उसको, यहाँ भी ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो जरा फेज रिलेशनशिप की बात करते हैं। फेज रिलेशनशिप के अंदर देखो वही कहानी लिखी हुई है जो मैंने अभी आपको बताई है, तो एक बार पढ़ लेते हैं इसको। देखो क्या लिख रखा है, लेट द इनपुट एसी इज अप्लाइड, जब इनपुट एसी आप अप्लाई करोगे, इनिशियली पॉजिटिव हाफ साइकिल इज अप्लाइड एंड इट फेवर्स द फॉरवर्ड बाइसिंग ऑफ बेस एमीटर जंक्शन। यही मैंने आपको बताया था कि फेवर करेगा पॉजिटिव हाफ साइकिल किसको, फॉरवर्ड बाइसिंग को। उसकी वजह से क्या होगा, सो एमीटर करंट इंक्रीजेज, दैट इज अकॉर्डिंग टू इक्वेशन फर्स्ट, जो इक्वेशन फर्स्ट थी हमारे पास, आई ई इज इक्वल टू में आई बी प्लस में आई सी। उसकी वजह से क्या होगा, कलेक्टर करंट भी इंक्रीज करेगा, ये वाली इक्वेशन जो हमने फर्स्ट यहाँ पर लिखी हुई है ये, ठीक है, समझ रहे हो ये बात। तो कलेक्टर करंट भी इंक्रीज करेगा। नाउ अकॉर्डिंग टू इक्वेशन सेकंड, अब क्या होगा, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन सेकंड ये जो आई सी आर सी है ये भी इंक्रीज करेगा। यहाँ से देखो अगर आई सी इंक्रीज कर रहे हैं तो आई सी आर सी भी बढ़ेगा ना। पहले मान लो आई सी 2 था और आर सी हमारे पास 4 है, तो ये 2 अगर रखा है 2 4 द 8, अब अगर ये बढ़ा रहे हैं हम 3, तो 3 4 द 12, तो बढ़ेगी ना ये वाली वैल्यू। इस तरीके से आपको समझना है, ठीक है। तो वही लिख रखा है, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन सेकंड आई सी आर सी इंक्रीजेज, दैट इज नेगेटिव वैल्यू इंक्रीजेज, हैंस वी गेट नेगेटिव आउटपुट फॉर द इनपुट सिग्नल, और हमें नेगेटिव आउटपुट मिल जाती है पॉजिटिव इनपुट सिग्नल के लिए, ठीक है। उसके बाद देखो जरा क्या है, लेट द नेगेटिव हाफ साइकिल इज अप्लाइड। अब क्या किया हमने, नेगेटिव हाफ साइकिल को अप्लाई किया। जब नेगेटिव हाफ साइकिल अप्लाई करते हैं तो क्या होगा, इट अपोजेज द फॉरवर्ड बाइसिंग, इसको अपोज करेगा फॉरवर्ड बाइसिंग को बेस एमीटर जंक्शन के, और ड्यू टू विच क्या होगा, एमीटर करंट भी डिक्रीज करेगा, क्योंकि अपोज कर रहा है ना वो फॉरवर्ड बाइसिंग को, इस वजह से तो एमीटर करंट भी डिक्रीज होगा। एंड अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन फर्स्ट कलेक्टर करंट ऑल्सो डिक्रीजेज, क्योंकि एमीटर से ही करंट आ रहा है ना, कलेक्टर भी और बेस भी उसी वजह से हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कलेक्टर करंट भी डिक्रीज करेगा। एंड अकॉर्डिंग टू इक्वेशन सेकंड, अगेन दिस इक्वेशन सेकंड से क्या होगा, आईसीआरसी डिक्रीज करेगा। ये अगर आईसी डिक्रीज कर रहा है तो ये प्रोडक्ट भी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, और उसकी वजह से ये वी आउट क्या आएगा हमारे पास, प्लस आएगा, जो कि ये मैंने आपको कहानी बताई थी, ठीक है। तो यहाँ पर यही लिख रखा है, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन सेकंड आईसीआरसी डिक्रीजेज, दैट इज वी गेट द पॉजिटिव आउटपुट फॉर द नेगेटिव इनपुट। क्या इतनी बात समझ में आई है, ठीक है। तो फ्रॉम द अबव डिस्कशन इट इज क्लियर दैट फॉर अप्लाइड इनपुट एसी वी गेट 180 डिग्री आउट ऑफ फेज आउटपुट। समझ में आई है बात या नहीं, तो इस डिस्कशन से आपको ये क्लियर हो जाता है कि अप्लाइड इनपुट एसी जो होगी उसके लिए हमें जो आउटपुट मिलेगी वो क्या होगी, 180 डिग्री आउट ऑफ फेज होगी। समझ रहे हो बात को, ठीक है। तो ये कर लेना अच्छे से नोट, ठीक है, समझ में आ गया होगा आपके। बहुत ही सिंपल सा है ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर, ठीक है, तो इसको अच्छे से कर लो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर, ये सब चीज़ आप नोट कर लेना अच्छे से, ठीक है, कर लोगे इसको। ओके जी, थैंक यू।